गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट्स। अभी अभी आप लोग असत्य पर सत्य की जीत दशहरा पर्व को हर्षोल्लास से मनाए हुए हैं। इस पर्व के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ, ये सही है कि उस सत्य के मार्ग पर कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन जब सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपको सफलता मिलेगी तो उसका आनंद ही कुछ और है। मैं प्रभु राम और बजरंग बली से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, सुखल और सफलता भरा जीवन यापन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट मीन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, और अभी हम इसको काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहे हैं। तो अभी हम इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में हमें डिस्कशन करना था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करना था। तो देखिए, जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है, वी नो दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्ड बनाने वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो जो केमिकल बॉन्ड के पैरामीटर हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द बॉन्ड लेंथ, जिसको पिछली क्लास में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? तो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो देखिए, जैसे कि दो एटम हैं, ये अगर हमने आपको मार्क किए, ये उनके न्यूक्लियाई है, ठीक है। और हम जानते हैं, आप आगे भी पढ़ोगे कि जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, दैट मीन द कवरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू ईच अदर। एक एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को कवर अप कर लेना, ढक लेना। तो इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होती है तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो न्यूक्लियस हैं, इनके सेंटर से लेकर के, एक न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो कैसे डिफाइन किया गया कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल के जो दो एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी है, और कहें तो एक पैरामीटर है केमिकल बॉन्ड का। आगे क्या मेंशन किया हुआ है इसमें? द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक एलिमेंट। हम इसको पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो कितने तरीके की होती, तो उसमें एक पढ़ा था आपने वंडरवाल्स रेडियाई, दूसरी पढ़ी थी आपने कोवेलेंट रेडियाई, और तीसरी पढ़ी थी आपने मेटालिक रेडियाई। ठीक है, तो ये जो तीन रेडियाई थी, तो यहाँ पर हम कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्चुअल में जो कोवेलेंट रेडियाई होती है वही एक्चुअल रेडियाई है। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियाई होता क्या है? जैसा कि अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया आपको कि ये दो एटम है सपोज दैट, और इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को, तो क्या डिफाइन किया गया? द कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई एटॉमिक जैसे H2 है, O2 है, N2 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और ये भी हम डिस्कशन करेंगे, आपसे अभी यही डिस्कस करेंगे। अगर दो एटम है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और दूसरे दो एटम ऐसे हैं, एक ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिनके एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन O2। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके जैसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, लाइक दैट N2। सो नाउ व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं वैसे वैसे उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती चली जाती है, बिकॉज इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉन्ड also increase the attraction between the nuclei of two bonded atom, hence they are closer to each other. तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करते चले जाते उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाती है। क्या कहा गया इसमें आगे, द वांडर वॉल्स रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड द वैलेंसी सेल इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, ये हम आपको पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि वांडर वॉल्स रेडियाई थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियाई के, ठीक है। तो ये आपकी पड़ी हुई चीज़ थी। अब अगला जो पैरामीटर आया, अगली जो प्रॉपर्टी आई केमिकल बॉन्ड की, ये पैरामीटर होते हैं बॉन्ड के या फिर बॉन्ड की प्रॉपर्टी है केमिकल बॉन्ड की। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। अब ये बॉन्ड एंगल क्या चीज़ है, तो देखिए जब भी कोई एक सपोज दैट सेंट्रल एटम है, हम कोई भी एक एग्जाम्पल दें, जैसे इसमें जो दिया गया वो अलग बात है, हम एक और अगर आपको एग्जाम्पल दें, सपोज दैट कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH4 का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो जो 4 जो बॉन्ड होंगे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो अब एंगल बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड, जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनके बीच का जो एंगल होगा उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड द अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। दैट मीन अभी हम थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करेंगे, आता जा रहा है, सब कुछ आएगा अभी इसमें। तो एक कोई सेंट्रल एटम, जैसे अभी हम यहाँ पर उस वाटर की ही बात करें तो ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वही ये कितना दिखा रहा है वैल्यू 104.5 डिग्री। So it is defined as the angle between the orbital containing bonding electron pair। देखो भाई आप अभी इसमें पढ़ेंगे हम लोग वेस्पर थ्योरी, सो बॉन्ड पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। सो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जब 2 एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो उन केमिकल बॉन्ड के बीच की जो एंगल है, तो जब दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, तो जो बनेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं तो ये सबको पता है कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो जब 2 एटम के भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक ही एटम का होता है तो उसको लोन पेयर कहा जाता है। ये हम डिफाइन करेंगे, अभी आएगा, अभी फिलहाल जो बात की जा रही वो सुनिए। तो क्या कहा गया, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे H2O का सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। और आप कहोगे हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल एटम और नॉट, ये कैसे पता चलेगा किसी भी एक मॉलिक्यूल में कोई एक पर्टिकुलर एटम कौन सा सेंट्रल एटम होगा। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि जो आपको एक सिंपल वे में बता रहे हैं अभी पहले रफ आइडिया, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम अकेला दिख जाए, सिंगल दिख जाए, वही सेंट्रल एटम है। सेंट्रल, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक होते हैं, मिनिस्टर तो बहुत होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है ना, बकाया तो उनने का खनन मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। तो ऐसे सेंट्रल एटम जो होता है वो एक होता है और रिमेनिंग एटम जो रहते हैं वो सराउंडिंगली उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। और एक दूसरा तरीका और आपको बता दिया जाए, ठीक है, कि थोड़ा सा देखिए ये भी ध्यान देना पड़ता है। एक सिंगल तो आपको हमने बता ही दिया, उसके बाद फिर अलग अलग कंडीशंस भी आती हैं कि कौन किसकी ज़्यादा बैलेंसी है, किसको कौन जोड़ पा रहा है। सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन है तो हम जानते हैं बैलेंसी किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो कौन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, बैलेंसी जिसकी ज़्यादा है, बॉन्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अभी वक्त आने पर आप सब सीख जाओगे। जैसे कि बात की जा रही है, अगला एग्जाम्पल दिया है HOH मतलब H2O, वाटर की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है। तो अब आप ये समझ गए कि बॉन्ड एंगल कहते किसे हैं। सो 2 कोवेलेंट बॉन्ड जो नियरेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड है उनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है ना, ये अलग अलग होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए।
अगली प्रॉपर्टी आई हमारी, अभी हम बार बार आपसे दोहरा रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज या पैरामीटर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें आपने एक पढ़ लिया अपना, क्या पढ़ लिया, बॉन्ड लेंथ, दूसरा पढ़ लिया आपने बॉन्ड एंगल, तीसरा पढ़ रहे हैं आप लोग क्या, बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसको जानिए एक्चुअल में बॉन्ड एंथैल्पी क्या चीज होती है। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, it is defined as the amount of energy required to break one mole of bond of a particular type between two atoms in a gaseous state, कि it is defined as the amount of energy, ये क्या चीज है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कि काय के लिए जरूरत पड़ती है, ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड को, मतलब जैसे आपने कहा H2 है, तो हम ये जानते हैं वो वन एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता, वन मोल को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा 2O2 है, इसका मतलब वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं है, वो 2 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। किसी भी एलिमेंट का सिंबल या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला उसके वन मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर CO2 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये है कि वो वन कार्बन डाइऑक्साइड का वन मोल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वो एक नहीं है, वन मोल है, 6.022 इंटू 10⁻23, सो वन मोल है। तो क्या कहा गया, इट इज डिफाइंड एज द, देखिएगा मेंशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रिक्वायर जरूरत पड़ती है, ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन ए गैसियस स्टेट। अब ये गैसियस स्टेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए गैसियस स्टेट में हम ये कंसीडर करते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट हैं, इट में बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, दे आर फार फार अवे टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, और जब दूर दूर रहते हैं तो एक का दूसरे के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए गैसियस फेज में लिया जाता है। अगली बात क्या कही गई कि द HH बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 435.8 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि एक मोल आप H2 ले लोगे, दैट मीन H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H मॉलिक्यूल है, तो जब वन मोल आप H2 ले लोगे तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी हमारी 435.8। अब आप कहोगे सर ये एनर्जी थी और ये एंथैल्पी क्या टर्म आ गया, ये एंथैल्पी किसे कहते हैं, ये एंथैल्पी क्या चीज़ है। तो अभी देखिए हम आने वाले समय में अभी एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, उस थर्मोडायनेमिक्स में ये सीख जाओगे, थर्मोडायनेमिकल टर्म है ये। तो फिलहाल अभी तो आप इतना जान जाओ कि जो एंथैल्पी मतलब एनर्जी है, ये अब एक टर्म है, अब आप देखोगे कब यूज़ किया जाता है, ये अभी हम आपको बताएं थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा, हम थर्मोडायनेमिक्स में इस पर उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी आप ये मान के चलिए एनर्जी है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, इतना और सुन लो आप, और कांस्टेंट प्रेशर पर ये एनर्जी होती है एक। फिर क्या लिखा है कि फॉर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटोमिक क्या होते हैं, दोज है मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सो फॉर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल द टर्म मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब पॉली एटोमिक होते हैं तो फिर उनमें कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, फिर उसमें टर्म यूज़ किया जाता है मीन और एवरेज, मतलब औसत यूज़ किया जाता है, औसत का इस्तेमाल किया जाता है। So for polyatomic molecule the term mean or average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by the number of bond broken. जैसे CH4 है तो CH4 में अब 4 बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो क्या कहा गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, बिकॉज इसमें तो 5 एटम हो गए, एक कार्बन का हो गया, 4 हाइड्रोजन का हो गया। सो फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल टर्म, कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इस्तेमाल की जाती है इसमें, जिसमें कि क्या होता है, इज यूज्ड, इट इज ऑब्टेन बाय, कैसे ऑब्टेन की जाती है, बाय डिवाइडिंग टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन। तो CH4 में 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक कार्बन के साथ में 4 अलग अलग हाइड्रोजन, आप जैसा कि सब जानते ही हो, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो जाकर के इनकी एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगी। अगला पैरामीटर आ गया बॉन्ड पैरामीटर, या बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड की अगली प्रॉपर्टी है वो है बॉन्ड ऑर्डर।
तो बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, हम अपने सिंपलेस्ट वे में अगर आपको बताएं कि किन्हीं भी दो एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो उनके बीच में टोटल कितने केमिकल बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है या दो एटम के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं या तीन बॉन्ड बने हुए हैं, तो उनकी वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। नाउ द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो उनकी बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। जैसे अगर आपको बताया जाए, हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब इनकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब इनकी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब इनका बॉन्ड एंगल 3 है। So now the number of bond present between the two bonded atom. The bond order is given by the number of bond between the two atom in a molecule. H2O2 N2 has bond order 1, 2, 3. अभी हमने बताया आपको रेस्पेक्टिवली। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, सर व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिसका मतलब ये है कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल और आयंस हैं उनका आइडेंटिकल एक स्पेसिफिक बॉन्ड ऑर्डर होता है। विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया? विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, दैट मीन बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो जाए, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हो, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड बने हो, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड बने हो, ठीक है। वी नो दैट मोर देन 3 बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स आर नॉट पॉसिबल। मतलब दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हो उसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे, दो बने हो डबल बॉन्ड कहेंगे, दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड बने होंगे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। तो आप ही खुद बता दीजिए कि कभी भी दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड, दैट मीन आपने चपल बॉन्ड सुना है? कभी कभी नहीं सुना होगा, है ना। सो दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं? दो बन सकते, मतलब मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा है इसमें, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। सो विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज। आप समझो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड, वो पुरानी लकड़हारे वाली कहानी याद रखो कि अलग अलग लकड़ी को तो तोड़ना मुश्किल आसान है, लेकिन अगर लकड़ियों का पूरा गट्ठा बना दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो उसे तोड़ना आसान है, दो बॉन्ड है तो उसे तोड़ना मुश्किल है, तीन बॉन्ड है तो उसे तोड़ना और मुश्किल है। सो विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अभी हमने आपको बताया था कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कम अट्रैक्शन होगा, डबल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वो क्लोज आ जाएंगे, और जितने क्लोज आ जाएंगे उनकी जो लेंथ है वो उतनी ही कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो नाउ इंक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, बट इंक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड को ब्रेक करने में दी गई एनर्जी है, और बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच में बनने वाले न्यूक्लियाई के डिस्टेंस की हाफ को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अपना अगला पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो अभी आपने कितने पैरामीटर पढ़े, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पहला बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा आपने बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा आपने बॉन्ड एंगल, तीसरा बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा आपने बॉन्ड एंथैल्पी, और चौथा बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा आपने बॉन्ड ऑर्डर। तो ये 4 पैरामीटर हो गए आपके, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपने पढ़ा? एक तो बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड एंगल, तीसरा बॉन्ड एंथैल्पी, चौथा बॉन्ड ऑर्डर। अब हम बात कर रहे हैं जाकर के मॉलिक्यूलर जियोमेट्री को लेकर के। तो सर क्या मतलब, क्या मायने होते हैं जियोमेट्री? ये देखो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आप जा रहे हो, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आपको अभी केवल शॉर्ट में इतनी सी बात बताएं कि ये सर मॉलिक्यूलर जियोमेट्री का मतलब क्या होते हैं, क्या मायने होते हैं मॉलिक्यूलर जियोमेट्री के। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई एक मॉलिक्यूल बनता है तो जियोमेट्री मतलब उसका किस तरीके से शेप होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या एंगल होते हैं, क्या लेंथ होती है बॉन्ड के बीच में। तो ओवरऑल सभी एक्सपेक्ट्स को एक साथ मिला करके उसकी जियोमेट्री कहा जाता है। जैसे अमोनिया है, पिरामिडल शेप है उसका, ठीक है। अमोनिया है तो पिरामिडल शेप हो जाएगा उसका, और
सुनिए, तो अमोनिया जो होगा वो उसका पिरामिडल शेप हो जाएगा, मेथेन है तो टेट्राहेड्रल हो गया, अगर वाटर है तो वी शेप हो गया, अगर आपका हम कहें सल्फर हेक्साफ्लोराइड है तो ऑक्टाहेड्रल हो गया SF6 का, अगर आपसे कहा जाए PCl है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। तो अभी हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है और कैसे डिटरमाइन की जाती है इसकी ज्योमेट्री। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। जो क्वेश्चन है वो आप हमसे करेंगे और आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। बार बार हम दोहराएंगे, NCERT बुक ज़रूर पढ़ना है, बिना NCERT बुक के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बेस्ट ऑफ